नमस्ते बच्चों। आज आपको नूतन सरल हिंदी पाठमाला के पाठ संतोष की सरिता के विषय में बताया जाएगा। पाठ के लेखक श्री विपुल ज्वाला प्रसाद जी हैं। इसमें लेखक ने स्वयं एक किरदार निभाया है। लेखक बताते हैं कि उनकी पत्नी नीलिमा मंदिर में दर्शन करने के पश्चात जब लड्डू का प्रसाद बांट रही थी तो एक वहाँ पे उन्हें व्रत दिखाई दिए। उनको जब उनकी पत्नी ने प्रसाद दिया तो उन्होंने पूरा लड्डू लेने से मना कर दिया। लेखक को उनका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। सोचते रहे वो ये कौन है, तो उन्हें याद आ जाता है कि ये तो नाथुखेड़ी के भैरूलाल पटेल जी हैं। तो अब उन्हें पुरानी बातें याद आती हैं। वो याद करते हैं कि जब उनकी पहली बार नियुक्ति यहाँ नाथुखेड़ी में हुई थी तो स्टेशन मास्टर के पद पर वो यहाँ पर आए थे। तो एक दिन ऑफिस में उनके बड़ी रोबीले व्यक्तित्व वाले घनी घनी मूँछों वाला व्यक्ति आया। पूछने पर पता चला कि वो वहाँ के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उनका नाम है श्री भैरूलाल पटेल। उनकी आदत थी कि वो जो भी अच्छे बड़े लोग होते थे उनसे मेल मिलाप रखते थे। वो किसी स्वार्थवश नहीं, ये उनकी आदत में शामिल था। तो लेखक और उनकी अच्छी मित्रता हो जाती है। वो अक्सर पटेल जी उनको अपने खेतों पर घुमाने के लिए ले जाया करते थे। और लेखक का क्योंकि परिवार वहाँ नहीं था तो लेखक के लिए खाना भी उनके पटेल जी के घर से आया करता था। लेखक इन्हीं सब यादों में खोए हुए थे। तभी उनकी पत्नी उन्हें आवाज़ लगाती है कि आप कहाँ खो गए, घर नहीं चलना है क्या। तो लेखक उस समय तो घर वापस आ जाते हैं, लेकिन उनके मन में वो सब घूमता रहता है। तो वापस दोपहर को वो उसी मंदिर पर वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति लकड़ी का सहारा लेके ठक ठक करके चला जा रहा है। उनके सामने पहुंचते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। वो प्रणाम उनका ले लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि आप कहाँ चल जा रहे हैं बाबू, काका साहब मेरे पास आइए। बोलते हैं कि आप कौन है, मैंने आपको नहीं पहचाना। तो लेखक कहते हैं कि मैंने आपको पहचान लिया है, आप तो नाथुखेड़ी के पटेल जी हैं। पहले तो वो कहते हैं मैं कोई पटेल वटेल नहीं हूँ, इनकार करते रहते हैं। फिर लेखक जब उन्हें कहते हैं कि नहीं मैंने आपको पहचान लिया तो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, लेकिन आप कौन हो। तो कहते हैं कि आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं नाथुखेड़ी के स्टेशन मास्टर शर्मा हूँ। तो एकदम से ये सुनते ही उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। एकदम खुशी उनके चेहरे पर दौड़ उठती है और उनका मन करता है कि दौड़ के लेखक से लिपट जाएं। लेकिन उन्हें एकदम से अचानक से ध्यान आता है, अरे तुम तो इस समय बड़े ही बदहाल हो, फटे कपड़े पहने हैं, मैले ही कुचैले हैं। तो सिर्फ वो लेखक से हाथ मिलाने के लिए ही आगे बढ़ते हैं। तो उनसे हाथ मिलाते हैं। तो जब उन्हें लेखक कहते हैं कि आप यहाँ इस तरह से कैसे, ऐसी हालत में कैसे हो, कहते हैं बस कुछ मत पूछो, सब ईश्वर की इच्छा जो जैसी है वैसा ही हुआ है। फिर भी लेखक कहते हैं फिर भी बताइए क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ। तो वो बताते हैं उन्हें कि आपके जाने के पश्चात कुछ दिनों पश्चात मेरी पत्नी का देहांत हो गया था। उसके बाद मेरा मन किसी कार्य में नहीं लगता था। तो जितनी भी संपत्ति, ज़मीन जायदाद, खेत, जितना भी जो कुछ मेरे पास था मैंने सारा अपने दोनों बेटों में बांट दिया और जो थोड़ा बहुत कुछ था वो ज़रूरतमंदों को दे दिया। उसके पश्चात कुछ दिनों तक तो मेरे दोनों बेटों ने मुझे खाना दिया ठीक से। उसके बाद उनकी आपस में बहस होने लगी कि तुम खाना दो, तुम खाना दो। एक दिन बस बात मेरी सहन शक्ति के बाहर हो गई। जब मेरी छोटी बहू ने सामने मेरे खाना परोसा तो सब्जी में नमक कम था। मैंने ये वाली बात जब पत्नी को उसको बोली, छोटे बेटे की पत्नी को बोली, तो उसने मेरे सामने से थाली खींच ली कि बहुत नखरे हैं, आपको जैसा खाना हो, जो जो खाना हो अपने आप करो। तो बस उसी दिन मैंने निश्चित कर लिया और घर छोड़ दिया। तो लेखक ने पूछा अब आप कहाँ पर हो, कहाँ रहते हो। तो वो उन्हें बताते हैं कि मैं पंचमुखी के मंदिर पर ही उठता बैठता हूँ, लेटता सोता हूँ, वहीं पर रहता हूँ। तो लेखक उन्हें कहते हैं कि इस समय तो बहुत सर्दियों का मौसम है, इतनी ठंड है, आप वहाँ पर कैसे रह पाते हो। तो कहते हैं सब हो जाता है, एक कोने में सिकुड़ कर बैठ जाता हूँ, कंबल है वो ओढ़ लेता हूँ, सब इसी तरह से चल जाता है, खाना पीना भी कोई ना कोई दे ही देता है। लेखक उन्हें अपने घर चलने के लिए बहुत आग्रह करते हैं पर वो एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे, इस कारणवश वो मना कर देते हैं। लेखक उस समय तो वापस आ जाते हैं। घर आकर वो अपनी पत्नी से सारी बातें बताते हैं। उनकी पत्नी को भी याद आती है उनके व्यवहार की। तो वो कहती है हमें कुछ उपाय करना चाहिए, सोचते हैं। तो उनकी पत्नी उन्हें एक अच्छी तरकीब सुझाती है। लेखक क्या करते हैं, एक थर्मस में चाय लेकर उनके पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कोने में वो बहुत सिकुड़ कर बैठी हैं और इतनी ठंड से थर थर काँप रहे हैं। उनके पास जाते हैं और उन्हें पहले वो चाय पीने के लिए देते हैं। फिर उसके पश्चात पूछते हैं, हालचाल पूछते हैं। फिर कहते हैं कि आप मेरे सामने एक समस्या आ गई इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, मेरी समस्या दूर कीजिए। कहते हैं क्या हुआ। बोलते हैं कि मुझे एक ट्रेनिंग पर जाना है 1.5 महीने के लिए, घर पर नीलिमा के लिए। तो ये सुनकर, लेखक की बात सुनकर पटेल जी कहते हैं तो फिर क्या सोचा है कि आप जानते हैं अच्छे से कि यहाँ मेरा कोई जानकार नहीं है आपके अलावा, तो मैं उस अकेले को कैसे छोड़ कर जाऊँ, उसके लिए तो सब कुछ नया है। तो पटेल जी कहते हैं कि ठीक है मैं फिर चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो लेखक कहते हैं आप चलिए साथ, तो मुझे भी बहुत सहारा हो जाएगा और मुझे चिंता नहीं रहेगी। तो
वो उन्हें स्कूटर पर बिठाकर घर लेकर आते हैं। जैसे स्कूटर की आवाज़ उनकी पत्नी सुनती है, वो तुरंत खुशी से बाहर निकल कर आती है और उनका सामान लाकर एक कमरे में रख देती है। अब लेखक क्या करते हैं, वो किसी ट्रेनिंग पे तो उन्हें जाना ही नहीं था, वो पीछे वाले कमरे से निकल के चले जाया करते थे और देर रात वापस आते थे। इसी बीच लेखक की पत्नी नीलिमा पटेल जी की बहुत सेवा करती है, उन्हें अच्छा खाने पीने को देती है और पहनने को अच्छे जब वस्त्र मिल जाते हैं तो उनके चेहरे पर वही दोबारा वाला रोब वापस आ जाता है, चमक आ जाती है। वो अक्सर लेखक की पत्नी से पूछा करते थे कि भैया जी ट्रेनिंग से कब वापस आएंगे, तो कोई ना कोई बहाना बना दिया करती थी। फिर जब 1.5 महीना बीत जाता है तो लेखक एक दिन उनके सामने आते हैं और नमस्ते वगैरह होती है। फिर वो जब खाना पीना निबट जाता है, ट्रेनिंग कैसी रही सब पूछ लेते हैं, वो सब कुछ अच्छा रहा। तो खाना पीना समाप्त होने के पश्चात पटेल जी लेखक से कहती कि अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए, अब मुझे जाना चाहिए, मैं यहाँ पर आप लोगों पर एक तरह से बोझ बना हुआ हूँ। तो लेखक उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। फिर वो कहते हैं अच्छा ये बताइए, अगर ये सब कुछ मेरे साथ घटित होता तो क्या आप मुझे आश्रय न देते? कि हाँ, क्यों नहीं देता। कि अच्छा ये बताइए, क्या आप अपने आप को अपने बेटे पर बोझ मानते? अगर सब कुछ सही होता और आप अपने बेटे के साथ रह रहे होते? कि नहीं नहीं, माँ बाप भी कभी बच्चों के ऊपर बोझ होते हैं। तो फिर लेखक कहते हैं कि इसका मतलब आपने मुझे अभी तक अपना बेटा ही नहीं समझा, आप मुझे पराया समझ रहे हैं, तभी आपने ऐसा कहा है। जैसे ही पटेल जी सुनते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, तुम तो मेरे सगे क्या, असली सही मायने में मेरे पुत्र हो और बहू है। और अब यदि तुम मुझे यहाँ से भेजना भी चाहोगे, धक्के मारकर निकालोगे, भगाओगे, तो भी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तो अपने बेटे और बहू के पास ही रहूँगा। और इस तरह से वो आराम से जाकर बैठक में बैठ जाते हैं और लेखक हैं उनके मन में और उनके चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव आ जाता है कि वाकई में काका साही मेरे बाबूजी हैं। धन्यवाद।